नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जन जागरण एवं सामाजिक सुधार हेतु किए गए राजकीय प्रयास। प्रथम क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे द्वारा 18 अप्रैल 1951 को तेलंगाना के तिरुचापल्ली गांव में की थी। एक जमीन का टुकड़ा इन्होंने दान देकर इस आंदोलन की शुरुआत की थी। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था जमीनी स्वामित्व की विषमता को दूर करना। अगला है, विनोबा भावे की अपील पर राजस्थान में भूदान आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? नागौर जिले में। राज्य सरकार ने ग्राम दान अधिनियम कब पारित किया? तो दोस्तों 1971 में ये पारित किया गया था। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ? 1955 में। यदि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की बात की जाए तो 1956 में लागू हुआ था। अगला है, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्व मंडल की स्थापना कब व कहाँ की गई? तो दोस्तों 1 नवंबर 1956 को अजमेर में राजस्व मंडल की स्थापना हुई थी। अब दोस्तों, यदि आज़ादी के समय राजस्थान की कितनी प्रतिशत जनसंख्या है वो कृषि पर निर्भर थी? तो दोस्तों 75% जनसंख्या आज़ादी के समय राजस्थान की है, वो जनसंख्या 75% जनसंख्या है वो कृषि पर निर्भर थी। ये भी आप याद रखना दोस्तों। अगला है, अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए भारत सरकार ने नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू किया था? तो दोस्तों ये आपके किया था 1955 में। अनुच्छेद 17 है वो अस्पृश्यता या छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित करता है। केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निरोधक कानून कब बना था? तो दोस्तों ये बना था आपके 1989 में। 1989 में ये है आपके केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति यानी एसटी अत्याचार निरोधक कानून बना था। अगला है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत या अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित करता है? तो वह आपके अनुच्छेद 17। वर्तमान में कौन सा विभाग मुख्यतः शिक्षा, सामाजिक आर्थिक विकास, SC ST, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी व महिला के कल्याण के लिए कार्य कर रहा है? वो आपके सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता विभाग। अगला है, आप किसी भी राष्ट्र में महिलाओं की स्थिति देखकर उस राष्ट्र की स्थिति बता सकते हैं। ये कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता कितनी है? तो दोस्तों 2011 के अनुसार पूछे तो 52.12%। और यदि 1951 में यदि राजस्थान की महिला साक्षरता पूछे तो 1951 में कितनी थी? 2.51% थी। यहाँ पे महिला साक्षरता ऐड कर लेना दोस्तों, ये महिला साक्षरता थी 2.51%। राज्य महिला आयोग का गठन, राजस्थान में राज्य महिला आयोग का गठन है वो आपके कब हुआ था? 15 मई 1999 को धारा 3 के तहत गठन हुआ था। अब दोस्तों राज्य महिला आयोग की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? यदि आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला है, राज्य महिला आयोग में अध्यक्ष व सदस्य की संख्या क्रम से कितनी होती है? तो दोस्तों इसमें आपके एक अध्यक्ष व 3 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष का माना जाता है। आपको ये भी बताना है दोस्तों, राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन बनी थी? तो मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, कांता खतूरिया, तारा भंडारी, सुमन शर्मा और रहना रियाज चिश्ती। निम्नलिखित में से महिलाओं को रोजगार देने एवं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया था? तो दोस्तों ये आपके चलाया गया था महिला स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम। इसमें आपके 10 से 20 महिलाएं स्वयं अपने निर्णय लेकर एक समूह बनाती है और अपने निर्मित उत्पादों की बिक्री के लिए सरकार उन्हें अवसर भी उपलब्ध करवाती है। अगला है, महिला घरेलू हिंसा अधिनियम निरोधक अधिनियम। तो महिला केंद्र सरकार द्वारा घरेलू हिंसा निरोधक अधिनियम, जिसे हम महिला घरेलू हिंसा अधिनियम यानी निरोधक अधिनियम के नाम से जानते हैं, 2005 ईस्वी में। राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना यानी सबला। तो दोस्तों
ये योजना है वो 11 से 18 वर्ष की विद्यालय न जाने वाली अथवा बीच में विद्यालय छोड़ देने वाली किशोरी बालिकाओं के लिए संचालित किया गया था। तो इसमें आपके किशोरियों के पोषण और स्वास्थ्य स्तर को सुधारना, किशोर की साक्षरता को बढ़ावा देना सही है, कौशल विकास और सामाजिक मुद्दों पर बेहतर समझ विकसित करना, इसमें ये क्या है, सभी इसमें राइट होंगे। कौन कौन सी महिलाओं के लिए दोस्तों, 11 से 18 वर्ष की महिलाएं, जो महिलाएं क्या, बालिकाएं जो विद्यालय बीच में छोड़ दिया हो या विद्यालय न जा पाने वाली हो, उनके लिए। अगला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस अभियान की शुरुआत आपके महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय की एक संयुक्त पहल थी। तो दोस्तों इसकी शुरुआत 22 जनवरी 2015 को की गई थी। ये योजना 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। तो दोस्तों जैसे इसमें 3 मंत्रालय, एक तो बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय, जिसे वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता है। अगला है भारत में महिला सशक्तिकरण से संबंधित कानून। तो दोस्तों इसमें 3 कानून हैं। एक है आपके हिंदू उत्तराधिकारी दत्तक ग्रहण व संरक्षण अधिनियम 1956, जिसे 2005 में संशोधन किया। दहेज निषेध अधिनियम 1961। एक है बाल विवाह निषेध अधिनियम 1925, इसका संशोधन 2 बार हुआ था, 1986 और 2006 में। तो इसमें आपके दे ऑप्शन राइट होगा। ईवीएम की फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, ईवीएम की फुल फॉर्म है। अब दोस्तों एक ईवीएम द्वारा अधिकतम कितने उम्मीदवारों को वोट दिया जा सकता है। एक ईवीएम द्वारा अधिकतम आपके 16 को वोट दिया जा सकता है। अंतिम बटन है वो आपके नाटो होता है, नोटो। नॉन ऑफ दी अबव, यानी किसी को भी पसंद नहीं करना, वो होता है नोटा। क्या होता है, नोटा। मतदान केंद्र के लिए मतदान दल का गठन किसके द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों इसका गठन है आपके, ये किया जाता है जिला कलेक्टर द्वारा। जिला कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में चुनाव प्रक्रिया में कार्य करता है। मतदाता के बाएं हाथ की किस अंगुली पर अमिट सही लगाई जाती है। तो दोस्तों तर्जनी अंगुली पर। मतदाता दल में एक पीठासीन अधिकारी व अन्य मतदाता अधिकारी होते हैं। तो दोस्तों वीवीपैट यानी वीवीपीएटी का फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है, जल्दी से बताइए। तो इसकी फुल फॉर्म है वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल। तो दोस्तों वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल। स्वीप कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों इसका उद्देश्य एक तो सूचित मतदाता निष्पक्ष व नीतिपरक मतदान करना, और दूसरा है सूचित मतदान जागरूकता के साथ मतदान। सूचना का अधिकार। तो दोस्तों सूचना का अधिकार के बारे में है, कब पारित हुआ था। तो दोस्तों सूचना का अधिकार आपके 2005 में पारित हुआ था। अगला है राजस्थान शिक्षा को सरल व सुलभ बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू हुआ था। तो दोस्तों ये आपके लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाती है। क्वेश्चन भी आ गया 6 से 14 वर्ष। उसके बाद में है राजस्थान के भीम तहसील के देवडूंगरी गांव के मजदूरों किसानों ने अपने मजदूरी से संबंधित सरकारी रिकॉर्ड मांगने हेतु संघर्ष किया। ये किस जिले से संबंधित है। ये राजसमंद जिले से संबंधित है। सूचना का अधिकार कानून बनाने वाला राजस्थान पहला राज्य बना था सन 2000 में। अगला है संयुक्त राष्ट्र की आम सभा द्वारा बाल अधिकार समझौता कब पारित हुआ। तो दोस्तों ये आपके समझौता पारित हुआ था 20 नवंबर 1989 को। बाल अधिकार समझौता पर भारत ने कब साइन किए थे। 1992 में साइन किए थे भारत ने। बच्चों के अधिकार आधारित कौन कौन से हैं। तो बच्चों के अधिकार किन सिद्धांतों पर बच्चे के ये अधिकार आधारित हैं।
तो दोस्तों इसमें आपके सभी है, जीने का, विकास का, सुरक्षा का, सहभागिता का। राज्य में कठिनाइयों से घिरे पीड़ित, अपेक्षित, लावारिस, देखरेख और संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों के लिए 24 घंटे निःशुल्क आपातकालीन सेवा प्रारंभ की गई, जिसका टोल फ्री नंबर क्या है? तो दोस्तों इसका टोल फ्री नंबर 1098 है। अगला है, राजस्थान सरकार ने जन सामान्य की शिकायतों को दर्ज करने तथा समस्याओं का निराकरण करने के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया गया था? तो दोस्तों राजस्थान संपर्क पोर्टल शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? सितंबर 2019 में। ये भी आप डेट याद रखेंगे दोस्तों कि राजस्थान सरकार ने सितंबर 2019 में जन सामान्य की शिकायत, यानी सितंबर 2019, ये भी याद रखेंगे। अगला है, राज्य सरकार सिटीजन कॉल सेंटर के माध्यम से शिकायतों को दर्ज करने और उसकी सूचना प्राप्त करने की निःशुल्क सुविधा प्रदान करती है, जिसका टोल फ्री नंबर क्या है दोस्तों? तो इसका टोल फ्री नंबर 181 है। अगला है, एक तरह का वायरस जो अपराधी द्वारा लोगों के कंप्यूटर या सिस्टम में हमला करके फाइलों को नुकसान पहुंचाता है, उसे हम कहते हैं रैनसमवेयर। रैनसमवेयर है वो एक तरह का वायरस है जो अपराधियों द्वारा लोगों के कंप्यूटर सिस्टम में हमला करके उनकी फाइलों को नुकसान पहुंचाता है। मालवेयर क्या है दोस्तों? ये कंप्यूटर की किसी फाइल या फिर प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाता है, जैसे कंप्यूटर वायरस, वॉर्म और ट्रोजन। ये क्या है? मालवेयर है। एक तरह का ठगी का तरीका जिसमें लोगों को प्रतिष्ठित या विश्वस्त संस्था के नाम से फर्जी ईमेल भेजे जाते हैं, वो होता है फिशिंग। एक होता है स्पूइंग। तो स्पूइंग क्या होता है? इसमें ठगी करने वाला व्यक्ति किसी वैध व्यवसाय या पड़ोसी विश्वस्त होने के बहाने किसी अन्य की पहचान या व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करता है, तो उसे हम कहते हैं स्पूफिंग। फिशिंग और स्पूइंग है क्या है? एक साइबर धोखाधड़ी के उदाहरण माने जाते हैं। साइबर सुरक्षा के उपायों में क्या सम्मिलित है? तो दोस्तों इसमें आपके है, एक तो अपने पासवर्ड या पिन को गोपनीय रखें, कंप्यूटर लैपटॉप में नवीन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग करें, और एटीएम, बैंक खाते में संबंधित धोखाधड़ी की सूचना तत्काल संबंधित बैंक को देवें। तो उपयोग सभी इसमें होंगे। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का अध्याय नंबर 9। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।